अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि जब हम चलते हैं, हम खाना खाते हैं, हम कोई भारी काम करते हैं तो हमारा सांस फूलता है और इसका इलाज हमें क्या करना चाहिए। देखें, अगर आपका सांस फूलता है तो सबसे पहले तो हमें उसकी वजह का मालूम होना चाहिए कि आपका सांस क्यों फूलता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो सांस फूल सकता है। अगर खून की कमी है तो भी सांस फूल सकता है। अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं और फेफड़ों के अंदर तब्दीली आ रही है तो भी सांस फूल सकता है। जब आप तेज़ चलेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, खाना खाने के बाद अगर आप तेज़ चलेंगे तो सांस फूलने की शिकायत हो सकती है। अच्छा, एक बात जहन में रखें, एक होता है सांस फूलना और एक होता है कि हमें सांस नहीं आ रहा। वो लोग जो एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मायूसी में मुब्तला होते हैं, उनको अक्सर ऐसा एहसास होता है कि जैसे उनका सांस रुक गया है, उनका सांस नहीं आ रहा है। वो कहते हैं मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनमें खौफ तारी हो जाता है, उनके जिस्म से जान निकल जाती है, मुंह खुश्क हो जाता है और अजीब सी कैफियत होती है। अब ये है पैनिक अटैक। इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी तशख़ीस भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात नौजवान लड़के, लड़कियां, ख़वातीन, मर्द हमारे पास आते हैं और वो अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा सांस रुक जाता है। यहाँ मैं एक बहुत अहम बात अपने डॉक्टर्स दोस्तों से भी शेयर करना चाहूँगा कि जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप ये लाजमी मालूम करें कि आया ये सांस की तकलीफ़ किसी नफ्सियाती मसले की वजह से है या ये किसी ऑर्गेनिक कॉज की वजह से है। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि हमारे पास हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ और उनकी धड़कन बहुत तेज़ होती है। अगर यहाँ पर उनकी सही तशख़ीस ना की जाए तो उनका इलाज कभी भी मुकम्मल तौर पे सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लोग जो पैनिक होते हैं, वो लोग जो एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, जो किसी नफ्सियाती दबाव में होते हैं, अगर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और हम उनको नफ्सियाती तौर पर अगर मैनेज नहीं करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर कभी भी ठीक नहीं होगा, चाहे हम उन्हें कितनी ही दवाएं दे लें। ये हमारी रूटीन प्रैक्टिस है कि लोग हमारे पास आते हैं ज़हनी दबाव के साथ, उनकी धड़कन बहुत तेज़ होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है और वो कह रहे होते हैं कि हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि बुनियादी वजह क्या है। वो लोग जो नफ्सियाती दबाव का शिकार होते हैं, उनमें कोई ऐसा मनफी ख्याल आ गया जिसकी वजह से उनकी धड़कन तेज़ हुई, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ और फिर ये कैफियत इतनी ज़्यादा होती चली जाती है कि उन्हें मौत का खौफ शुरू हो जाता है और फिर वो घर में नसीहतें और वसीयतें करना शुरू कर देते हैं। और अगर इनके प्रॉपर तशख़ीस करके इलाज कर दिया जाए तो इनका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आता है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है डॉक्टर्स की कि वो फाइंड आउट करें कि जो केस हमारे पास आया है, जो शिकायत कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्योंकि जब तक हम वजह को डील नहीं करेंगे रिस्पॉन्स आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर हमने देखा है कि कोई बुज़ुर्ग हमारे पास आए और कँपकँपा रहे होते हैं, मुँह खुश्क होता है, अजीब सी उनकी कैफियत होती है, उनसे बात तक नहीं की जाती और हमने देखा कि जब उनसे अच्छे माहौल में बातें की गईं तो उनकी धड़कन भी मामूल पर आने लगी और उनका ब्लड प्रेशर भी नीचे आने लगा, उनसे बात भी की जाने लगी, उनके मुंह की खुश्की भी दूर हो गई और उनकी जज्बाती कैफियत भी जो उन पर तारी थी वो भी बेहतर होने लगी। और अगर इसके बावजूद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो फिर हम कोई ऐसी दवाई दे देते हैं जो उनकी इस नफ्सियाती कैफियत को बेहतर कर दे और सिर्फ इस दवाई की वजह से ही उनके नफ्स की रफ्तार और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। हम उन्हें ऐसी दवाई नहीं देते जो हम रूटीन में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि हमने ये मालूम करना है कि सांस की तकलीफ़ किस वजह से है। अगर तो फंक्शनल केस है जिस तरह मैंने आपको बताया
وہ रीएश्योरेंस से हम उनको कहते हैं कि नहीं, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप अपने मामलात को डील करें। अगर आपको परेशानी है, उस परेशानी को हल करने की कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मदद मांगें, आपका मसला यकीनी तौर पर हल हो जाएगा। या फिर हम उनके रिश्तेदारों से बात करते हैं कि इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से ये ज़हनी दबाव में आ गए हैं, आप इनका माहौल तब्दील करवाएं ताकि ये अपनी ज़िंदगी में वापस आएं और जो बार बार इनका सांस ख़राब होता है वो ठीक हो जाए। लेकिन हम हर मरीज़ को फंक्शनल कह के या नफ्सियाती मरीज़ कह के नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ ऑर्गेनिक वजूहात भी होती हैं जिनमें दिल की बीमारी बहुत बड़ी वजह है, फेफड़ों की बीमारी बहुत बड़ी वजह है। अगर दिल के पट्टे मोटे हो जाएं, और वो पट्टे किसी भी वजह से मोटे हो सकते हैं, अगर हाई ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है और कंट्रोल नहीं है तो इसकी वजह से दिल के पट्टे मोटे हो सकते हैं। बाज़ औक़ात फेफड़ों के अंदर पानी आ सकता है। इसी तरह वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, वो दवाओं की पाबंदी नहीं करते, वो इंसुलिन वक्त पर नहीं लगाते, उनके खाने पीने के मामूलात में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, उनके खाने वही चलते हैं, सरी पाए, निहारी, कलेजी, गुर्दा, मग़ज़, हलवा पूरी, बाज़ार के खाने, होटल के खाने, वही सोडा ड्रिंक्स। अगर शुगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से खून में गाढ़ापन पैदा हो सकता है, खून में चिकनाइयों का तवाज़ुन ख़राब हो सकता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो सकती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में जमना शुरू हो जाता है और नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं। अगर दिल की नाली तंग हुई तो एंजाइना, हार्ट अटैक। अगर दिमाग की नाली तंग है तो उसकी वजह से फालिज हो सकता है। अगर गुर्दे की नाली तंग है तो गुर्दे प्रॉब्लम में जा सकते हैं। आँखों की नालियाँ तंग है तो बिनाई का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर टांगों की नालियाँ तंग हो जाएं तो चलने फिरने में दुश्वारी होती है या बाज़ औक़ात टांगों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। अगर शुगर के मरीज़ में दिल की नाली तंग हो तो ये लोग हमारे पास बाज़ औक़ात छाती में दर्द के साथ नहीं आते। तो ये अफराद शिकायत करते हैं कि जब हम सैर करते हैं, हम तेज़ चलते हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हम भारी काम करते हैं, या ख़वातीन कहती हैं कि अगर हम किचन का काम करें तो हमारा सांस फूलने लगता है। अब ये जो सांस फूलना है इसको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते, क्योंकि इस सांस के फूलने को शुगर के मरीज़ों में हम बराबर लेते हैं छाती में दर्द के, कि इनको सीने में दर्द नहीं हुआ बल्कि इनका सांस फूला, क्योंकि इन मरीज़ों में वो असाब जो दर्द के सिग्नल लेके जाते हैं, जिनकी वजह से छाती में बोझ होता है, घुटन दबाव होता है, बाजू भारी होते हैं, वो काम करना छोड़ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि शुगर के बाज़ मरीज़ों में उनका दिल इस तरह काम करता है जिस तरह ट्रांसप्लांटेड हार्ट। तो जब उनके असाब काम नहीं करते तो फिर इनमें सांस फूलता है, और इस सांस के फूलने को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी तरह दिल के पैदाइशी अमराज होते हैं कुछ मरीज़ों में, उनमें भी सांस फूल सकता है। अगर दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएं, बड़े हो जाएं, फैल जाएं तो ऐसे मरीज़ों को भी सांस फूलता है, क्योंकि दिल सही तौर पर खून को पंप नहीं करता, जिसकी वजह से बैक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और खून का पानी फेफड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि फेफड़ों में पानी आ जाता है। ये मरीज़ जब रात को सीधा लेटते हैं तो इनको घबराहट होती है, इनको खांसी आती है, इनका सांस ख़राब होने लगता है। ये एक तकिया लेते हैं, बेहतर महसूस करते हैं। अगर ये इलाज ना करवाएं तो फिर ये 2 तकियों पर आ जाते हैं, फिर 3 तकियों पे आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात सारी रात ये बैठे रहते हैं, क्योंकि जैसा ही ये लेटने की कोशिश करते हैं, फेफड़ों में पानी आने की वजह से इनको घबराहट होती है, इनका सांस फूलने लगता है। और कुछ मरीज़ों को हमने देखा कि वो करवट ले लेते हैं, जब करवट लेते हैं तो भी उनका सांस बेहतर हो जाता है और वो नज़रअंदाज कर देते हैं। ये मरीज़ अब भी अगर डॉक्टर्स के पास ना जाएं तो फिर बाज़ औक़ात कोई बड़ा मिसहैप हो सकता है, क्योंकि फेफड़ों में पानी आने की वजह से ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर सकता है, और ऑक्सीजन अगर ड्रॉप करेगी दिमाग को नहीं जाएगी, फिर उनको गनूदगी होने लगती है, फिर दूसरे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इनको भूख कम हो सकती है, इनके जिस्म पर सूजन आ जाती है, पाँव बड़े हो जाते हैं, पेट में पानी आ जाता है, और भूख इतनी कम हो जाती है कि फिर इनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है।
ان کی آنکھیں نمایاں ہو جاتی ہیں، گال اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ اس سے ہم 100% بچ سکتے تھے اگر وقت پر تشخیص کر لی جاتی یا وقت پر علاج کر لیا جاتا۔ پھیپھڑوں کی بیماریوں میں بھی سانس پھول سکتا ہے۔ دمہ ہے، دمے کی بہت بڑی علامت سانس کا پھولنا ہے، کھانسی آنا ہے، چھاتی میں گھٹن ہونا ہے، سانس میں سیٹیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں میں پھیپھڑوں کی ایک بیماری پیدا ہو سکتی ہے جسے ہم کہتے ہیں COPD، کرونک obstructive pulmonary disease۔ اس کے اندر سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایمفائزیما اور ایک کرونک برونکائٹس۔ اب یہ بیماریاں ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اکثر تمباکو پینے والے لوگ کھانسی کا شکار رہتے ہیں، سانس کے چڑھنے کا شکار رہتے ہیں، ذرا سا کام کرتے ہیں ان کا سانس چلنے لگتا ہے، ان کا سانس پھولنے لگتا ہے اور وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ مریضوں میں اگر پھیپھڑوں کا انفیکشن ہو جائے، جس طرح نیمونیا ہوتا ہے، اسی طرح بعض لوگوں میں TB کی وجہ سے پانی بھر جاتا ہے، اس سے سانس پھول سکتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی کینسر ہو جائے، اس میں بھی پانی بھر جاتا ہے، اس سے بھی سانس پھول سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ اگر سانس پھولتا ہے، بچوں میں سانس پھولتا ہے، ان کی وجوہات اور ہوتی ہیں، بڑوں میں اگر سانس پھولتا ہے ان کی وجوہات اور ہوتی ہیں۔ ہمیں تشخیص لازمی کروانی چاہیے، ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے، وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ ریکمینڈ کریں گے، خون کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، آپ کا چھاتی کا ایکس رے ہو سکتا ہے، چھاتی کا CT اسکین ہو سکتا ہے، دل کے ٹیسٹ ہوں گے جن میں ECG ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے، پھر ایکو ہے، دل کا الٹرا ساؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں، اسی طرح انجیوگرافی کی جاتی ہے، دل کی نالیوں کا معائنہ، اس سے ہمیں دل کے نالیوں کی تنگی کی کیفیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں ہم تھیلیم اسکین ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا سانس پھولتا ہے، اگر آپ کے بچے کا سانس پھولتا ہے یا آپ کا سانس پھولتا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فوراً اپنے نزدیک کی ہسپتال میں جائیں اور وہاں پہ جا کے فزیشین سے ڈسکس کریں کہ آپ کا سانس کیوں پھولتا ہے۔ وہ آپ کا مکمل معائنہ کرنے کے بعد اور ٹیسٹ کے مراحل سے گزارنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا سانس کس وجہ سے چڑھتا ہے، کس وجہ سے پھولتا ہے۔ اگر آپ کھانے پینے کی شوقین ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنی خوراک میں سبزیاں زیادہ استعمال کریں، پھل زیادہ استعمال کریں، اجناس زیادہ استعمال کریں، لیکن یہ بھی اعتدال میں رہ کے، کیونکہ جتنے توانائی کے یونٹ آپ کم کھائیں گے اتنا ہی آپ کے وزن کے کم ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کھاتے اور ہمارا وزن بڑھتا رہتا ہے۔ وجہ تو ضرور ہوتی ہے، آپ کا کھانا پینا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسی خوراک کھاتے ہوں جن میں توانائی بہت زیادہ ہو، یا آپ چلتے نہ ہوں۔ اگر آپ چلیں گے نہیں، اگر آپ ریگولر واک نہیں کریں گے تو پھر ہماری کیلریز خرچ نہیں ہوں گی اور ہمارا وزن کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا۔ سیر کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ جب بھی سیر کریں، ایک تو کوشش کریں کہ اگر موسم اچھا ہے، جیسے آج کل اسموگ ہے، تو کوشش کریں کہ جب اسموگ ختم ہو جائے، دھوپ نکل آئے، تب آپ سیر کریں، لیکن پیٹ آپ کا خالی ہونا چاہیے۔ کھانے کے بعد تیز چلنا، سیڑھیاں چڑھنا یا اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا کہ میں ذرا تیز چل کے دیکھتا ہوں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سیر ہمیشہ اتنی کریں جہاں پہ آپ کو گھبراہٹ نہ ہو، تھکاوٹ نہ ہو۔ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سیر کتنی کرنی چاہیے۔ سیر ہمیشہ آپ اپنی قوت برداشت کے مطابق کریں، جہاں پہ آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہ ہو، آپ کا سانس نہ پھولے، آپ کو چھاتی میں بوجھ نہ ہو، گھٹن نہ ہو، دباؤ نہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ کو تھکاوٹ ہے، آپ کو کمزوری ہو رہی ہے اور آپ تب بھی سیر کرتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گی، تو وہ بعض اوقات آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا سانس رکتا ہے، مجھے سانس نہیں آتا، جب انہوں نے سیر کرنی شروع کر دی، انہوں نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا شروع کر دیا، انہوں نے باغ میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیا، انہوں نے باغ میں جا کے پرندوں کی آوازیں سننا شروع کر دیں، پھولوں کی خوشبو کو محسوس کرنا شروع کر دیا، اور باغ میں جا کے وہ ریلیکس ہوئے، تو ان کی یہ کیفیت بہت حد تک بہتر ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنا وزن کم کیا، انہوں نے اپنی عادات کو تبدیل کیا، انہوں نے اپنی سوچ کو مثبت کیا،
اور اس کے بعد ان میں اتنی تبدیلی آئی کہ پھر نہ ان کا سانس پھولتا تھا، نہ ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی، نہ ان کو پریشانی ہوتی تھی، نہ منہ خشک ہوتا تھا، نہ ان کو منفی خیالات آتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کو ایک بہتر انداز میں گزارنا شروع کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی صحت کا بہت خیال کیجیے اور اپنے خاندان کی صحت کا بھی۔ السلام علیکم۔